अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आज दो तीन इमिग्रेशन के हवाले से अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और उसके बाद जो है एक बड़ा एक पॉइंट है इमिग्रेशन का कि जब आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे एंटर होते हैं तो आपका ILR का जो टाइम है वो कब से स्टार्ट होगा, और सेकंड जो अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं तो उनकी जो सिचुएशन है वो क्या होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये जो इमिग्रेशन न्यूज़ है वो ये है कि इलीगल वर्किंग एट अ ब्रिटिश मिनी मार्केट्स जो हैं उसके हवाले से जो शिबाना महमूद साहिबा ने कहा है जी कि उसका जो है हम क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो है ये जो मिनी मार्ट्स हैं उसमें दो तीन चीज़ें जो हैं जो उन्होंने मेंशन की हैं। एक तो ये है कि ये जो सिगरेट जो हैं इलीगल सिगरेट की जो ख़रीदो फरोख्त है ये बहुत ज़्यादा है। और बहुत से लोग जो हैं जैसे इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा, जैसे बहुत से लोग जो हैं बाहर के किसी दूसरे कंट्री से जब आते हैं यहाँ पे यूके में तो उनको एक टिकट के ऊपर 2 सिगरेट के पैक जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। सो बहुत से लोग जो हैं इलीगल तरीके से जो है वो सिगरेट लेके आते हैं। लेकिन सेम टाइम बहुत से लोग जो हैं वो सिगरेट खुद नहीं पीते लेकिन वहाँ से सिगरेट ला के यहाँ पे बेचते हैं। एक तो ये है कि वो क्राइम है और उसमें उन्होंने कहा कि इसका हम क्रैकडाउन करेंगे। और सेकंड वेप्स के हवाले से भी कहा है कि बहुत सी वेप्स की शॉप्स हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो इलीगल जो है वर्किंग है वहाँ पे। और जैसे पिछले दिनों नेल बार्स और ये जो कार वॉश वगैरह हैं वहाँ पे, और अभी ये जो लेटेस्ट उन्होंने फिगर्स दिए हैं कि कहाँ पे जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और उसमें जो आ रहा है जी और ये वेप्स शॉप्स और सिगरेट और बाकी जो है इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं उसका क्रैकडाउन जो है वो करें जी हम स्टार्ट करें, बल्कि कर चुके हैं। और सेकंड जो है ये जो 1 इन 1 आउट की पॉलिसी जो है ये इसका आपको पता ही है कि जो लोग फ्रांस के रास्ते जब यूके में एंटर होते हैं तो फिर 1 इन 1 आउट के तहत जो है उनको वापस सेंड किया जाता है। तो उसमें जो है ये पॉलिसी जो है ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। और उसमें आज भी ये हुआ है कि माइग्रेंट जो थे वो जब यूके में एंटर हुए, जो ही वो यूके में एंटर हुए तो उसके बाद उनको यहाँ पे डिटेन करने के बाद उनको वापस जो है वो फ्रांस भेज दिया गया। और अब आते हैं जी ये दो न्यूज़ के साथ जो आज का मेन टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। द रीज़न फॉर ये जो अगले पॉइंट जो ऐड करने की ये है चूँकि अक्सर लोग जो हैं जब कोई फ़ोन एडवाइस लेते हैं या जब ऑफिस में आते हैं सो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जो है जब मैं देता हूं उनको, और आप तक भी अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि ताकि बहुत से लोग जो हैं इस तरह की जो एजेंट्स होते हैं या बाज़ का लोग आपको गलत एडवाइस करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप उनके इस तरह की चीज़ों पे आके आप अपसेट जो है वो ना हुआ करें। अब होता क्या है कि मैं एंटर हुआ ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो क्या जिस वक्त मेरा वीज़ा लगा है, अब मैं इसी पॉइंट को जो है 2-3 डिफरेंट सवालों की शक्ल में मैं करूँगा, खुद ही सवाल खुद ही जवाब जिसको कहते हैं। मुझे वीज़ा मैंने अप्लाई किया स्किल्ड वर्कर वीज़ा, मुझे वीज़ा जो है वो मिल गया, स्टिकर लग गया, मुझे ई वीज़ा मिल गया, मुझे पासपोर्ट जो है वो मिल गया। अब मैंने ट्रैवल किया है 3 महीने के बाद जो है, तो क्या मेरा जो टाइम फ्रेम है वो कब से स्टार्ट होगा, ये है सवाल। तो इसका जवाब ये है कि जिस दिन से वीज़ा लगा है उस दिन से टाइम स्टार्ट नहीं होता। मैं जिस दिन यूके के अंदर दाखिल हो गया, एंट्री हो गई, जिस दिन एयरपोर्ट के ऊपर इन्होंने स्टैंप लगा दी मेरे पासपोर्ट के ऊपर, वीज़ा स्टिकर पेज के ऊपर, मेरा क्लॉक जो है, मेरा टाइम जो है ये वहाँ से स्टार्ट होगा। नंबर 1 तो ये। अब उसके बाद मैं यूके में जब मैं एंटर हो गया स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो क्या जो मेरा अगर वीज़ा 2 साल का है, 2 इयर्स का है, तो मैंने अगर जॉब ही अपनी स्टार्ट नहीं की तो क्या वो मेरा लीगली तौर पे वो मेरा वीज़ा चलता रहेगा? यहाँ पे एक टेक्निकल जो है वो इश्यूज आ जाते हैं। चूँकि लीगली तौर पे क्या बनता है कि जो आपका विदन 90 डेज जो होता है, विद 90 डेज के अंदर अंदर जो है आपने अपनी जॉब को स्टार्ट करना जो है वो आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है जी। और मुझे कितने दिन के अंदर जॉब को स्टार्ट करना है? नंबर 1 तो ये है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है मैंने जॉब को अपनी स्टार्ट करना होता है। लेकिन बहुत से केसेस में ये होता है कि आपका
ट्रेनिंग पीरियड जो है वो चलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मेरा तो ट्रेनिंग पीरियड ही 6 महीने चल रहा है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी, 15 दिन की हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जॉब को जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो स्टार्ट करना होता है। अब जॉब को स्टार्ट करना और पे स्लिप्स का आना, बैंक अकाउंट में सैलरी का आना, ये 3 डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। क्या जॉब स्टार्ट हो गई? हो गई। क्या उसमें सैलरी आ रही है? नहीं, सैलरी नहीं आ रही, तो फिर समझिए जॉब भी स्टार्टेड नहीं है। और पे स्लिप्स का आना जो है वो कंपलसरी है, जॉब का चलना जो है वो मैं अब इसको क्या कहूँ, कंपलसरी है कि नहीं। बहरहाल जो सैलरी आ गई, आपकी पे स्लिप्स बन रही है, अकाउंट वो कंपनी के अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका रनिंग जो है पे रोल जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें जब आप अगर ऐसा है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, तो फिर जिस दिन आप यूके में एंटर हुए होते हैं, आपका सो फार जो आज का कानून है, ये भी कल को चेंज कर दें, 10 ईयर्स पे ले जाएं, 7 ईयर्स पे ले जाएं, 8 ईयर्स पे ले जाएं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज के लॉ के मुताबिक 5 ईयर्स का अगर ILR पीरियड है, तो मेरा टाइम जो है जिस दिन मैं यूके में मैं एंटर हुआ, उसी दिन से जो है वो स्टार्ट है। अब मान लिया कि क्या मैं आउटसाइड दी कंट्री में चला गया किसी वजह से जो है, तो मैं कितना अरसा जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर मैं बाहर रह सकता हूँ। सो नंबर 1 तो ये है कि इसमें कैसे आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि आप 1 साल में जो है आपको एक माह की छुट्टी मिल जाएगी, 28 दिन की मिल जाएगी, 1 महीना 10 दिन आप रह लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप हर तीसरे 3rd मंथ जो है ये बाहर जाके रहें और उसके बाद आप हर 5वें महीने वापस आ जाएं और आप कहें आपका सैलरी पैकेज भी चलता रहे, आपकी पे स्लिप्स भी चलती रहें, जो अक्सर लोग डमी बना रहे होते हैं। तो उसके बाद आपको 5 ईयर्स के बाद जो है वो जो ILR भी मिल जाए, ऐसा नहीं। आप 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन या 30 दिन जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर जो है आप इन आउट करते भी हैं, तो इससे डजंट मेक एनी डिफरेंस जो है, नंबर 1। अच्छा, अब जब जो असल पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि क्या आप 5 ईयर्स के बाद अगर आपकी एलिजिबिलिटी जो बनती है, तो उसमें कितना अरसा जो है आप बाहर रहते हैं, तो क्या उसका जो कानून है ये ILR का ये सेम लॉ है जो आपका स्पाउस वीज़े के ऊपर आता है। मैं अगर यूके में स्पाउस वीज़ा पे हूँ, तो मैंने अगर 5 साल बाद अपना ILR अप्लाई करना है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो टाइम काउंट होता है वो होता है 1 साल में मैं 90 डेज से ज़्यादा बाहर ना रहा हूँ, मैं 3 सालों में जो है वो 270 डेज से ज़्यादा मैं बाहर ना रहा हूँ, मैं 5 साल के अंदर जो है वो 450 डेज से ज़्यादा बाहर मैं ना रहा हूँ। ये सेम ये वाला रूल जो है, ये आप चाहे स्पाउस वीज़ा पे हैं, चाहे आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं या किसी और वीज़ा पे हैं, ये सभी के ऊपर जो है ये सेम लॉ जो है ये एप्लीकेबल होगा। मैं अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ, मैंने ILR अप्लाई करना है, मुझे स्टिल जो है वो इंग्लिश जो V1 है उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मुझे लाइफ इन द यूके टेस्ट भी चाहिए होगा। मैं अगर स्पाउस वीज़ा पे हूँ तब भी मुझे यही चाहिए होगा, अगर मेरी 10 साल की लॉफुल रेजिडेंस है तब भी उसके लिए कानून यही है। सो बहुत से कवानीन ऐसे होते हैं जो अगली स्टेज के ऊपर जाके वो सेम आ जाते हैं, जो कि पीछे से जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर चल रहे होते हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे ही मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। मैं यूके में आ गया, साथ में मेरी जो है डिपेंडेंट्स भी आ गए, मेरी वाइफ आ गई, मेरे बच्चे आ गए। अब मुझे 5 ईयर्स के बाद ILR पे जाना है। मेरी फैमिली ने मुझे ज्वाइन किया मुझे आए हुए यहाँ पे 1 ईयर हो गया है, मेरा वीज़ा रह गया है बाकी 4 ईयर्स का। मेरी फैमिली ने आज मुझे ज्वाइन कर लिया है, तो क्या मैं जब अपना ILR अप्लाई करूंगा मेरी फैमिली को भी सेम टाइम साथ में मिलेगा? नहीं, उनको मज़ीद 1 साल जो है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बाद में मुझे ज्वाइन किया है। मुझे 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, आफ्टर 5 ईयर्स मैं अपना ILR अप्लाई करूंगा। उनका जिस वक्त उनके 5 ईयर्स मुकम्मल होंगे देन दे विल अप्लाई फॉर ILR जो है। तो क्या जब अभी तो वो मेरे डिपेंडेंट थे जब मेरा टाइम चल रहा है, अब मैंने जिस वक्त ILR अप्लाई कर दिया और मुझे ILR मिल गया, मेरी फैमिली को अभी 4 साल हुए हैं, 4.5 साल हुए हैं, अब वो उनका जो अगला टाइम जो है वो स्टिल जो है वो मेरे ही डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे मैंने ऑलरेडी ILR ले लिया हुआ है। सो आई डू होप ये वाला पॉइंट मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अब सेकंड हम आते हैं इसी पॉइंट की तरफ। क्या मेरे डिपेंडेंट मेरे से पहले तो आ नहीं सकते? ज़ाहिर है मैंने जब वीज़ा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा या वो मेरे साथ ही यूके में एंटर होंगे या वो मेरे बाद यहाँ पे आएंगे। मैं यूके में आया,
मेरा डिपेंडेंट जो है वो भी यूके में आ गया। उसके बाद जो है मुझे ड्यू टू सम रीजंस, मेरे सम इश्यूज़ थे, मेरे फैमिली इश्यूज़ थे, मेरी हेल्थ के इश्यूज़ थे, मेरा कोई प्रॉपर्टी का लेन देन, जो भी वाट एवर जो भी मेरे सर्कमस्टांस है, मैं यहाँ से 2 महीने के लिए मैं आउट चला गया, मैं कंट्री से बाहर चला गया। मेरा डिपेंडेंट जो था वो यहीं पे कंटिन्यूसली अपना टाइम गुजार रहा है। तो क्या उसको पहले ILR मिल जाएगा, मुझे बाद में मिलेगा? यहाँ पे इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना होगा कि मेरा जो डिपेंडेंट है वो मेरा डिपेंडेंट है, ठीक है जी। जब वो मेरा डिपेंडेंट है तो उसका स्पॉन्सर मैं हूँ। जब मैं आउट हूँ तो उसके 5 इयर्स मुकम्मल होने के बावजूद वो टेक्निकली स्पीकिंग एंड लीगली स्पीकिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जब तक मुझे ILR नहीं मिलेगा उनको ILR वो नहीं देंगे, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे डिपेंडेंट है। ये ऐसे ही है कि मेरा स्पॉन्सर जो है वो एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने मुझे किक आउट कर दिया, इसका मतलब है मेरा स्पॉन्सर गया, मेरा वीज़ा गया। मेरा स्पॉन्सर है कंपनी, जो है कंपनी का लाइसेंस गया, रिवोक होगी, इसका मतलब है कि मैं भी गया। सो मेरा डिपेंडेंट जो है वो टेक्निकली तो मेरे अंडर है, तो मुझे ILR मिलेगा तो साथ में उनको भी मिलेगा। सो इसी से रेलिवेंट अगर क्वेश्चन होगा तो आप जो है नीचे कमेंट्स में जो है वो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो से क्लोज़ करने से पहले मुझे जो छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि ये जो मैंने पहले 2 आपको एग्जांपल्स दी, इलीगल वर्किंग जो है, सो इलीगल वर्किंग इज़ अ क्राइम, नंबर 1 तो ये है। सो इलीगल काम मत किया करें, ये क्राइम में आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं जी हम सर्वाइव कहाँ से करें, हमारे लिए मुश्किल हो रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनसे जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपका असाइलम था और आपका असाइलम जो है वो पेंडिंग है, 1 साल हो गया, आपको काम की इजाज़त नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से जो है होम ऑफिस से काम की परमिशन मांग सकते हैं। अगर आपका कोई और केस अगर आपके पेंडिंग है, बात चीज़ें अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन रूल्स होती हैं जहाँ पे अलाउ नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस होते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल दिक्कत है या आपके कोई और मुश्किलात में हैं आप, तो स्टिल जो है आप अपनी जो आपका जो इश्यूज़ हैं आप एडवोकेसी करते हुए या अपनी प्ली को जो है, अपनी जो भी आपके इश्यूज़ हैं, आप उसको गवर्नमेंट के आगे रख सकते हैं एंड लेट देम डिसाइड कि वो क्या करें। आपके पास काम की इजाज़त नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है कि जी हमारे पास काम की इजाज़त नहीं है तो हम इलीगल काम करें। इसका ये है कि आप गवर्नमेंट से जो है परमिशन टू वर्क जो है वो मांग सकते हैं। सेकंड आ गया कि यही जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से, लाइसेंस रिवोक होने के हवाले से, 60 डेज़ का नोटिस आने के हवाले से, इस तरह के अगर आपके कुछ सर्कमस्टांसिस होते हैं तो उसके लिए आप टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर कोई ना कोई आप एक्ट किया करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिंपली जो ही 60 डेज़ का नोटिस आया साथ ही वो फौरी तौर पे असाइलम कर देते हैं। दैट्स द रॉन्ग थिंग, गलत है। जो ही वो यूके पहुंचते हैं, कंपनी गायब हो गई या उनको लगता है कि हमारी कंपनी नहीं चल रही, इमीडिएटली वो असाइलम क्लेम कर देते हैं। ऐसा मत किया करें, टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, फिर आप आगे चला करें। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।